आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और शानदार तरीके से उन पहलुओं को देख रहे हैं होंगे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। और देखते हैं कितने लोग जगे हुए हैं। जो लोग इतनी रात को भी जगे होते हैं वो लोग अपने सगे होते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होते हैं। इसीलिए वो लोग इस अंधेरी रात में भी जगे होते हैं। तो जी हाँ, एक बैंकर के पास जो है यही वक्त होता है अपने जीवन के लिए, एक नई उम्मीद जगाने के लिए, नया महल बनाने के लिए। क्योंकि दिन में तो आप अपने कर्तव्य के जो निर्वाह करने के लिए लगे रहते हैं, तो रात को जो समय मिलता है आप उसमें अध्ययन करते हैं या नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चंस की। और रिकॉल क्वेश्चन एक ऐसा कुंजी होता है ना, जब हम लोग छोटे थे तब कैसे कुंजी खोजते थे, कुंजी है ना, कि एकदम वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए, वन लाइनर जो है कुंजी मिल जाए। कुंजी का मतलब होता है चाबी मिल जाए। क्या मिल जाए? चाबी मिल जाए सफलता की। तो रिकॉल क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आपके सफलता के द्वार खोलने का एक कुंजी है, एक चाबी है। अगर रिकॉल क्वेश्चन आपको बराबर मिल जाते हैं तो आपके सफलता के द्वार खोलने की आपको कुंजी मिल गई, है ना अभिषेक जी? वाह, नहा के आ गया एकदम, बिल्कुल। देखो बारिश हो रही है ना, जबरदस्त झमाझम बारिश हो रही है। अगर स्क्रीन अंधेरा हो जाए तो घबराना मत, समझ लेना बाहर तेज बारिश हो रही है और उस बारिश के स्वागत में लाइट चली गई, है ना। तो यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी हमने कहा कि चलो बारिश में देखें क्या हाल हो रहे हैं। तो अभिषेक जी आ गए, अभिषेक जी से इजाज़त ले लेते हैं। अभिषेक जी, ये आवाज़ पहुँच रही है आप तक? बढ़िया है, ये हमारा संगवारी है। तो ये मितान आ जाता है, संगवारी आ जाता है तो फिर पढ़ाई चालू हो जाता है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग रिकॉल क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रिकॉल क्वेश्चन आने वाले प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सफलता की कुंजी होते हैं। और आपके सफलता के दरवाजे को जो एंट्री करने के लिए जो एक दस्तक देने वाला काम होता है रिकॉल क्वेश्चन। तो ये क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम के लिए जो हम लोग एक सेशन रखे थे उसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और अभी देखिए हमारे मनोजीत मजूमदार जी भी हैं, है ना मनोजीत जी? एकदम बढ़िया है। तो सो गए थे लग रहा, फिर से उठ गए। कोई बात नहीं, है ना। तो मनोजीत मजूमदार जी भी हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमने पिछले समय जो सेशन में 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे और आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे सवाल डिस्कस करेंगे। और आप देख लीजिएगा 60 क्वेश्चन जो हैं उनमें से लगभग 52 क्वेश्चन हमारे पास है। तो उन सारे सवालों को देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको खुद पर जो है आपको आकलन करना है कि कैसी हमको तैयारी करनी होती है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये पूरा खांचा जो है आपको आ जाता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। और अगर उस प्रमोशन एग्जामिनेशन का देखेंगे तो ये 31 सवाल होगा। तो स्क्रीन पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। वाह, कितना शानदार सवाल है। नॉट निगोशिएबल्स का मतलब क्या है? नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या है? तो ये चेक से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसका जवाब तो हमारा अभिषेक गौतम जी एकदम बता देगा, है ना अभिषेक जी? जरा माइक्रोफोन ऑन करके बता दो ना। नॉट नेगोशिएबल तो डेली चेक पास करता है। सरल भाषा में बता देगा अभिषेक जी। नॉट नेगोशिएबल का चेक मतलब मतलब चेक या कोई भी चीज लिखा रहता है ना, उसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, वो माइक हटा दो वाला। हम्म इसको तो हम लोग बहुत सारा हर चीज में देखते होंगे, नॉट नेगोशिएबल लिखा रहता है। एक एमएमडीसी जो होता है ना, फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडीआर होता है, चेक होता है, उसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा रहता है। हाँ,
तो नॉट नेगोशिएबल का जो हमारा मतलब अभिषेक जी बता रहे थे, कहीं चले गए लग रहा। उनका आउट हो गया। तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जो पेई का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसको पे करना है, जो भुगतान प्राप्त करना है, अगर वहां पर कोई नाम लिखा हुआ है और वो नॉट नेगोशिएबल है, इसका मतलब जो टाइटल लिखा गया है उसी टाइटल पे वो ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। कहने का तात्पर्य, अगर चेक में लिखा है अभिषेक गौतम, चेक में लिखा है अभिषेक गौतम, जी और सर। खाता अभिषेक कुमार गौतम है, तो उसमें जमा नहीं होगा। समझ गए मेरी बात, है ना अभिषेक? जी सर। हमारा अभिषेक जी एकदम कितना जल्दी समझ जाता है ना। आगे स्क्रीन पर नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है? इसका अगर, मतलब सर अकाउंट पे ही हो गया वो। हाँ जी, इसका मतलब सर वो अकाउंट पे ही हो गया। हाँ अकाउंट पे ही तो है, अकाउंट पे ही तो है, लेकिन नॉट निगोशिएबल का मतलब होता है अहस्तांतरणीय बोलते हैं, वो किसी और को जो है ट्रांसफरेबल नहीं होगा। जिसका टाइटल जो है, जो ट्रांसफरर का, जो ट्रांसफरी का टाइटल है, ट्रांसफरर से जो उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नॉट बेटर देन, सर बेटर देन उस। जैसे कि ब्रांच में से वो विड्रॉवल वाउचर होता है। नहीं, इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर किसी टाइटल में लिखा है अभिषेक गौतम, चेक में लिखा है, उस चेक को अभिषेक कुमार गौतम के खाते में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब समझ गए, टाइटल जो जी है सर। वो बढ़िया होना चाहिए, वैसी सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभिषेक है तो हाँ। नॉट नेगोशिएबल का मतलब यहाँ समझते हैं, ए पर्सन टेकिंग ए चेक क्रॉस्ड जनरली स्पेशली बेयरिंग इन आइदर केस ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल अगर है, तो shall not have the capable of giving a better title to the check than which the person from whom he took it, जिसके नाम से ये लिखा हुआ है उससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता। मतलब जैसे आता है ना गांव में, रमेश, एक आध प्रॉब्लम आता होगा शिकायत करने में, अगर रमेश में एक हलंत भी लग गया होगा उस चेक में और खाते में नहीं लगा है, तो पास नहीं होता। पासपोर्ट बनाने जाते हैं ना, देखिएगा उसमें क्वार्टर नंबर में डॉट लगा होता है तभी लेता है ना। तो उसी तरह का है नॉट नेगोशिएबल का मीन्स। नॉट नेगोशिएबल का मीन्स होता है कि नॉट ट्रांसफरेबल। नॉट नॉट ट्रांसफरेबल। ये बढ़िया बात है। कि जो उसका टाइटल है, टाइटल जो है वो बेटर टाइटल टू द चेक देन विच द पर्सन फ्रॉम होम इट टुक इट। तो जो आपका उसका, इसको सरल भाषा में अगर जो प्रमोशन एग्जाम में जो आया था वो उसके आधार पर अगर देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि द टाइटल इज कैन नॉट हैव बेटर टाइटल ऑफ ट्रांसफरी देन ट्रांसफरर। ट्रांसफरी का मतलब क्या है? जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफरर का मतलब क्या है? जिसको, जो ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो चेक में पेई का नाम लिखा है और जिसके खाते में जा रहा है, उससे ज्यादा बेहतर टाइटल नहीं हो सकता, वही टाइटल होगा तभी जाएगा। सो नॉट नेगोशिएबल मीन्स, जो नीचे बुलेट पॉइंट में हमने लिखा है उसको आप देख लीजिएगा। क्या है वो बुलेट पॉइंट में? कि इट कैन नॉट बी बेटर टाइटल ट्रांसफरी देन ट्रांसफरर, कैन नॉट हैव बेटर टाइटल ऑफ ट्रांसफरी देन ट्रांसफर में टिक लगा दीजिएगा। और वैसे भी पूरे ऑप्शन में एक ही वर्ड रखा रहता है, कैन नॉट हैव बेटर टाइटल ऑफ ट्रांसफरी, ऐसा रहता है, तो उसको टिक लगा दीजिएगा। और सरल भाषा में समझना है तो जैसे अभिषेक जी का समझा दिया, चेक अभिषेक जी गौतम जी के नाम पर है, या चेक अगर अभिषेक जी लिखा हुआ है और ग्राहक आ गया बोला सर मेरा नाम अभिषेक गौतम है, मेरे खाते में जमा कर दो, तो नहीं होगा जमा, क्योंकि बेटर टाइटल नहीं है ना। वो जो टाइटल है वो बेटर टाइटल नहीं है खाते में। जहां पर ट्रांसफर ले जा रहे हो, ट्रांसफर ले जा रहे हो, और जो ट्रांसफरर है, दोनों का टाइटल जो है समान होना चाहिए, इसका मतलब ये है। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। वाह, ये हुई ना शानदार सवाल, ये तो बस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस? ये तो हमारा जो है छोटा भाई संतोष बता देगा, है ना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा है, और ये बार बार पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आजकल जो है वो मैनुअल क्लियरिंग जो है खत्म सा हो गया है। अब क्या हो रहा है, आपके यहाँ कोई सीटीएस। चेक, हाँ चेक कलेक्शन होता है, उसको जो फिजिकल चेक है वो आपके ब्रांच में ही रह जाता है।
आरबीआई ने एक मैंडेटरी कर दिया ना कि जितने भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस में सीटीएस स्कैनर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। सभी ब्रांच में सीटीएस स्कैनर होना चाहिए, हाई स्पीड स्कैनर, हाई क्वालिटी स्कैनर प्रोवाइड कर दिया गया होगा, या आपके मैनेजमेंट ने आरबीआई को सर्टिफिकेट दे दिया होगा 31 मार्च को कि हमने सारे शाखाओं में सीटीएस स्कैनर जो है दे दिया है, या अभी शायद सितंबर तक का वक्त जो है एक्सटेंड किया है, या जुलाई तक, वो मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, सितंबर है सर, सितंबर तक का, कि सीटीएस स्कैनर जो है सभी ब्रांचेस में आपको प्रोवाइड करना है। जैसे ही कोई ग्राहक जो है आपकी शाखा में चेक जमा करता है कलेक्शन के लिए, तो आपने क्या करना है, वो चेक को, फिजिकल चेक को आपके पास रखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्जन करना है, और क्लियरिंग हाउस जो आपका एसएसबी है, सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच है, वहां पर जो आउटवर्ड क्लियरिंग के लिए भेजना है। फिर वहां से वो क्लियरिंग में जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाएगा, फिजिकल जो चेक है वो आपके पास सुरक्षित रहेगा। इसको बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये इसमें भी कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा लिख देता है चेक ट्रांजैक्शन सर्विस, तो कई साथी सर्विस को भी टिक लगा के आते हैं, लेकिन यहाँ का फुल फॉर्म क्या है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। कन्वर्टिंग टू द physical check into electronic image for collection purpose is called check ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सर एक क्वेश्चन था, ये वो जो ये सीटीएस चेक का जो इलेक्ट्रॉनिक या इमेज भेजने के बाद वो जो फिजिकल चेक है, तो उसको ये जो कलेक्टिंग बैंक है, तो उसको उसका तो कोई टाइम टेबल तो होगा, ये कितने साल तक वो होल्ड करके रख पाएंगे? जैसे कि हम तो 5 साल या लगभग तो रखना ही होता है ना? 5 साल रखना ही होगा, 5 साल रखना होगा। 5 साल तक जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कितने साल तक रखते हैं, 5 साल तक। और ये जहां पर फिजिकल चेक इमेज जो रखा हुआ है उसकी जवाबदारी होगी। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ए कस्टमर इंटाइटल्ड टू जीरो लाइबिलिटी शैल अराइज वेयर द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑकर्स। इसमें बोला गया है कि एक ग्राहक है जो आपके बैंक से सेवा लेता है, अगर उसके खाते में कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए उसने अधिकृत ही नहीं किया और उसके खाते से लेन देन हो गया, तो वो कस्टमर की लायबिलिटी नहीं होगी अगर वो कितने दिनों में आपकी शाखा में रिपोर्ट कर दे। तो देखिए, दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है अगर बैंक की वजह से कस्टमर का कोई नुकसान हुआ तो बैंक लायबल होगा, कस्टमर की जीरो लायबिलिटी। अगर कस्टमर के नेग्लिजेंस की वजह से उसके खाते में कोई राशि ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसमें बैंक की जीरो लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का नेग्लिजेंस है। अब समझ लीजिए एक जगह पैसा रखा हुआ है तिजोरी में और उसकी चाबी आप बता देते हैं शेखर दास जी को, तो शेखर दास जी बोलेंगे अच्छा है, इसको यार बढ़िया से चाय वाय पिलाओ और निकाल लो क्योंकि चाबी दे दिया। तो इसमें नेग्लिजेंस हो गया कस्टमर की, क्योंकि वो पासवर्ड ओटीपी सब बता दिया। तो ऐसे में वो जो है सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन, लेकिन चूंकि नेग्लिजेंस कस्टमर का है इसलिए उसमें बैंक की जीरो लायबिलिटी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां न बैंक की गलती है न ही कस्टमर की गलती है, लेकिन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे क्लोनिंग हो गया। हमारा अभिषेक जी अभी संडे को वहां गया था, सुपरमार्केट डीमार्ट गया था, तो डीमार्ट में उसने जो है कार्ड स्वैप किया, लेकिन इन बिटवीन किसी ने कलाकारी करके हाथ की सफाई करके उसको क्लोन कर लिया। तो क्लोन करके अगर उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, ओरिजिनल कार्ड इनके जेब में है, तो ऐसे कंडीशन में एक लायबिलिटी होती है, उसका खाता डेबिट होता रहता है। तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटी होगी अगर वो 3 डेज के अंदर रिपोर्ट कर देता है, ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग 3 डेज के अंदर कर देता है, तो कस्टमर की लायबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा सवाल आया था अभी प्रमोशन एग्जाम में। और वो भी आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले हमने एक कंपनसेशन पॉलिसी पढ़ाया था, उसमें उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देता है तो जीरो लायबिलिटी, 3 से 7 दिन के अंदर होता है तो टेबल दिया गया है ना। अगर वो BSBD अकाउंट है तो 5,000 की लायबिलिटी। अगर वो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, 25 लाख तक के सीसी अकाउंट है तो उसमें 25,000 की लायबिलिटी।
और नहीं सॉरी 15,000 की लाइबिलिटी, और अगर 25 लाख से ऊपर है तो 25,000 की लाइबिलिटी। और 7 दिन के बाद अगर रिपोर्टिंग करता है और उसमें बैंक की भी गलती नहीं है, कस्टमर की गलती भी नहीं है, तब भी पूरी लाइबिलिटी कस्टमर की होगी। लेकिन अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो गया जिसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, न ही कोई कुछ साझा किया है, और अगर वो 3 दिनों के अंदर आके शंकर जी के पास रिपोर्ट कर देता है कि सर देखिए ना सर, मैंने भरोसा करके आपके बैंक में खाता खोला सर, इतना पैसा रखा सर, क्या मतलब हुआ बताइए, देखिए मेरा बटुआ में ही ATM था और पैसा कोई निकाल लिया। तो बोलेंगे कोनो बात नहीं, बैठी बैठी चाय पीजिए, चाय पीजिएगा, है ना। शंकर जी बोलेंगे चाय पीजिएगा, अरे चाय क्या पियेंगे महाराज, पहले पैसा दिलाइए। तो फिर 3 दिन के अंदर अगर वो एक कंप्लेंट लेके आ गया तो उसकी लाइबिलिटी 0 हो गई। अब हमारे शंकर जी क्या करेंगे, वो तो होनहार है, चाय मंगाए, है ना, आप नहीं पीजिएगा तो क्या हुआ, हम पीजिएगा, लेकिन चाय मंगा लेते हैं। फिर उसको जो है उसको डाल देंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में, रिपोर्टिंग करेंगे और उसको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें इन्वेस्टिगेशन और एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 डालेंगे तो उसको डालने के बाद जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा उसके तुरंत बाद, मतलब रिपोर्टिंग करने के 2 से 3 दिन के अंदर उसमें शैडो क्रेडिट देना होगा। शैडो क्रेडिट देना होगा जितने रुपए का उसका ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन होगा। अगर कस्टमर ने किसी भी तरीके से कोई चीज साझा नहीं किया तो पैसा क्रेडिट होगा, अगर उसने कॉन्फिडेंशियल साझा कर दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा, फ्रॉड डिक्लेयर होगा क्योंकि फ्रॉड हुआ है। अब रिएम्बर्समेंट के लिए कुछ पहलुओं पे वो डिसाइड होता है। अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो वो रिएम्बर्समेंट मिलता है, और कस्टमर की अगर गलती है तो रिएम्बर्समेंट नहीं मिलता है, लेकिन फ्रॉड डिक्लेयर दोनों केस में होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही आकर्षक, सुंदर सपना, घर हो अपना, है ना शेखर जी, घर बना लिए ना, है कहाँ पर, गुवाहाटी में है, अच्छा त्रिपुरा में बोल रहे हैं, चलिए बढ़िया। तो कब तक रहोगे गुवाहाटी में, हैं, कभी तो आओगे चौपाटी में, लो आ गए, खिलाओ, क्या है आपके हाथी में, खिलाओ खिलाओ। तो हमारे घर आओ, फिर हम खिलाएंगे, देखो घर कितना बढ़िया है। सवाल भी इतना बढ़िया है। Equitable mortgage is created by the borrower in favor of lender by deposit of title deed of immovable property as security in which place। इसमें बोला गया है जब भी कोई ग्राहक गृह ऋण के लिए आता है या ऐसा कोई लोन लेता है जिसमें उसका मॉर्गेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, तो उसमें अगर इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर्ड करना है तो कौन से एरिया में जाके रजिस्टर करते हैं। ये सवाल काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक तो सवाल सीधा पूछ देता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कौन सी चार्ज क्रिएट करते हैं, तो आप लिखते हैं मॉर्गेज, सीधा आंसर सही हो गया। अब वो मॉर्गेज में अलग अलग मॉर्गेज होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है जिसको रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास जाके हम लोग एक मॉर्गेज डीड लिखा जाता है। एक होता है, अब उस इसमें सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, देसी मॉर्गेज, विदेशी मॉर्गेज, ऐसा टाइप का बहुत सारे होता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मॉर्गेज होता है वो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज जो इसका मतलब है कि ग्राहक जो है अपने रजिस्ट्री के कागजात जो हैं लाकर बैंक मैनेजर के पास रख देता है, उसी को बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। तो कोई भी अगर उधार ग्रहीता अपने रजिस्ट्री के कागजात लाकर बैंक में जमा कर देता है इस उद्देश्य से कि जब तक मैं कर्ज न चुकाऊं मेरे इस रजिस्ट्री के पेपर को आप अपने पास रख लीजिए, तो ऐसे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। क्या कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज। और ऐसे इक्विटेबल मॉर्गेज को रखने के लिए एक एरिया होता है जो हमारे विनायक पॉल जी ने लिखा कि उन्हीं एरिया में रख सकते हैं जहां पर नोटिफाइड किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने उस जगह को नोटिफाइड किया है कि इस जगह में अगर कोई टाइटल ऑफ जो आपका टाइटल डीड जो है डिपॉजिट करता है तो उसको इक्विटेबल मॉर्गेज माना जाएगा। ज्यादातर वो ऐसी जगह में नोटिफाइड करते हैं जहां पर वो SDM वगैरह बैठते हैं या राजस्व के काम होते हैं या रजिस्ट्री वगैरह के होते हैं, वो ऐसी जगह को नोटिफाइड करते हैं। तो इसका आंसर है एरिया नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एरिया स्पेसिफाइड या नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
चलिए ये बढ़िया है, सत्ता सत्ता की लड़ाई है ना, जंग जारी है, कल तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। जय महाराष्ट्र। ये है खेला हो रहा है, खेला हो गया अभी, क्या करें। चलिए अब ये हुई बहुत बढ़िया बात। लॉकर रेंट इज टू बी पेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। इसमें ये 6 months। सवाल थोड़ा सा ऐसा पूछा गया कि लॉकर रेंट जो लिया जाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरह का सवाल पूछा गया होगा। सवाल थोड़ा अधूरा था, लेकिन लॉकर भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने बढ़िया लॉकर देखा है। और ये लॉकर ये शंकर महाराज का है, ये लॉकर देखिए, देख लो भैया, आज उन्होंने खोल ही दिया लॉकर है ना। तो ये लॉकर में सोने की बिस्किट और जमीन के कागजात और अंदर नोटों के बंडल और क्या क्या है, बढ़िया, इतना बढ़िया लॉकर होगा, शानदार लॉकर होगा, तो फिर कहाँ खाली बचेगा बताइए शंकर जी, हैं खाली बचने का नाम ही नहीं है, हैं झगड़ा हो जाएगा एक लॉकर के लिए, आधा मुझे दो आधा मुझे दो है ना। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, लॉकर रेंट इज टू बी पेड हाउ मेनी मंथ, मतलब कितने महीने के लिए, तो उसको 12 मंथ दिया गया है, 12 महीने के लिए जो है लॉकर का रेंट जो है ईयरली लिया जाता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि लॉकर का रेंट जो है ईयरली लिया जाता है। वैसे एक पॉपुलर सीरीज का सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई लॉकर अलॉट करने आता है तो आप कितना डिपॉजिट लेते हैं, तो वो जो है 3 साल का जो है लॉकर रेंट ले लेते हैं, प्लस लॉकर ब्रेक ओपन चार्ज ले लेते हैं, है ना। देखिए विनायक जी भी आ गए एकदम, है ना। तो बोले कि सर ये वाला लॉकर तो हमें चाहिए, बराबर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए तो रात को बुलाए, ये देखिए कितना दिखाने के लिए ना, मार्केटिंग होता है एकदम। लॉकर भी बढ़िया सजा के रख दीजिए, आपका लॉकर जो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड करेंगे, और जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको लॉकर दे दीजिए, फिर उनको लॉकर के लिए बेनिफिट दीजिए, वहाँ बढ़िया सा मिरर वगैरह रख दीजिए, तो सभी लोग जो है लॉकर ले लेंगे। तो लॉकर रेंट के बारे में ये पूछा गया है। तो लॉकर रेंट जो है वो पे किया जाता है 12 महीने के लिए, और अगर लॉकर लेना है तो 3 साल का लॉकर रेंट एडवांस में लेते हैं, प्लस लॉकर ब्रेक ओपन चार्ज। तो लॉकर ब्रेक ओपन चार्ज अलग अलग लॉकर के लिए अलग अलग हो सकता है, तो मीडियम साइज और स्मॉल साइज एंड बिगर साइज, तो वो आपके जो गोदरेज का है उसके आधार पर आप लॉकर का जो है ब्रेक ओपन चार्जेस भी लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका रीजन है, क्योंकि अगर हाई रिस्क का लॉकर है, 1 साल तक ऑपरेट नहीं किया तो नोटिस देकर उसको तोड़ना होता है। लो और मीडियम रिस्क का कस्टमर है और अगर वो 3 साल तक लेन देन नहीं करता तो उसको नोटिस देके तोड़ना होता है, इसलिए हम लोग 3 साल का एडवांस लेके रखते हैं। ठीक है अभिषेक जी, क्योंकि 3 साल तक हमारे पास उसका किराया है और लॉकर तोड़ने का भी पैसा पहले लेके रखें। दिक्कत ही क्या है, देखिए 3 साल पूरा किराया ले लिए, उसके बाद लेन देन नहीं किया, नोटिस दिए उसको, 2 नोटिस दिए, उसके बाद मिस्त्री को बुलाए लॉकर वाले को, है ना, और ब्रेक ओपन करा लिए, लॉकर में जितना चीज़ है उसका पंचनामा करा लिए, पंचनामा करके उसको सेफ कस्टडी बना के जो है उसको तिजोरी में रख दिए, और ये लाकर फिर उसके बाद मनोजीत मजूमदार जी को दे दिए, है ना, भाड़ा चालू उनका। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 6, ये हुई ना बात। आज जो है हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के दौर पे हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में घर घर जाके देखिए सब नोट में बैठा है, कोई सिक्का में बैठा है, सब एकदम जबरदस्त। तो while opening up the bank basic saving bank deposit account, the customer consent in writing to be obtained that his existing non-basic basic saving bank deposit saving bank account will be closed after how many days of opening up basic saving bank deposit account। मतलब है कि अगर कोई ग्राहक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहता है तो उससे एक डिक्लेरेशन लेना होता है कि जैसे ही बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा उसके जो दूसरे अकाउंट होंगे वो सब बंद कर दिए जाएंगे। कितने दिनों में? 30 डेज में बंद कर दिए जाएंगे। कितने दिनों में? 30 डेज में बंद कर दिए जाएंगे। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, हर पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलता है तो उस अकाउंट के खोलने के 30 दिनों के अंदर उसके दूसरे अकाउंट जो हैं बंद किए जाएंगे और अकाउंट जो खोले रहते हैं, ठीक है, अदर देन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में बहुत सारे
फीचर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसीलिए अदर अकाउंट जो है उनको बंद कर दिए जाते हैं। ये सवाल, अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना। व्हाट इज द प्रोविजन ऑन लॉस एसेट? तो ये एसेट क्लासिफिकेशन 100%। है ना, एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजन से जुड़ा हुआ सवाल है। जो भी एसेट्स होते हैं उनमें प्रोविजन किया जाता है, ऑल टाइप ऑफ एसेट में प्रोविजन किया जाता है, और उनके उनके स्टेटस के आधार पर, उनके एसेट क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है प्रोविजन किया जाता है। स्टैंडर्ड एसेट में अलग होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट में अलग होता है, फिर डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, फिर लॉस। लेकिन सीधे सीधे लॉस पर सवाल पूछता है। लॉस पर मतलब सारा पैसा लेके एकदम बैंक के सामने ही बैठा है और आप वसूल नहीं पा रहे हो, ये लिखो हैं। सारा पैसा ले गया मनोजीत मजुमदार जी से ग्राहक एकदम, और बोला लो हम देते नहीं, क्या कर लोगे? मतलब हो गया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस बैठ गया, ये पूरा पूरा अकाउंट लॉस में चला गया। अब जैसे ही लॉस में चला गया, तो चूंकि ये पैसा हम जो इसको दिए हैं ये किसी ग्राहक का है, तो हमें ये लौटाना होगा इनको। तो इसीलिए हम गाढ़ी मेहनत की कमाई में से ये प्रोविजन करते हैं, क्योंकि ये पैसा जिनको दिए हैं ये तो लॉस में चला गया, बिजनेस बंद हो गया, तो कैसे चुकेगा। यहाँ पर जो है हम लोग 100% प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं? 100% प्रोविजन। और है तो सभी को पता है 100% सिक्योर्ड पोर्शन हो, अनसिक्योर्ड पर्सन हो, किसी में भी हो ये 100% होगा। और लॉस हो जाने पर क्या होता है कि 100% प्रोविजन उसमें करना होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये हुई ना धमाकेदार सवाल। इफ ए फ्रॉड इज डिटेक्टेड and the fraud amount is above ₹1 lakh and up to लोकल पुलिस। ₹1 crore, then it will be reported to which agency? तो फ्रॉड रिपोर्टिंग का एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे फ्रॉड में, कि ज़्यादातर जो कैश शॉर्टेज से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है। पिछले अगर एक साल में देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, तो कैश शॉर्टेज पर जो फ्रॉड का सवाल है, जो 10,000 से जो होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि जहां पर से 10,000 एंड अबव के जो कैश शॉर्टेज होते हैं उनको फ्रॉड में डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये सवाल थोड़ा नया आया कि अगर फ्रॉड जो है 1 लाख से ज़्यादा है और 3 करोड़ तक है, तो ये कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी? तो इसका आंसर होगा लोकल पुलिस। 3 करोड़ तक के फ्रॉड है तो इसको लोकल पुलिस में शिकायत की जाएगी। सर आपने ही बताया था वीडियो में, बहुत बढ़िया। अब अगर 3 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो वहाँ पर जाएगा सीबीआई को। कहाँ जाएगा? सीबीआई को। तो 3 करोड़ तक के फ्रॉड है तो भैया लोकल पुलिस देखेगा। 3 करोड़ से ऊपर का है तो सीबीआई जाएगा। अब 3 करोड़ से ऊपर का है और 3 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ तक है और स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको देखेगा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ सीबीआई। 3 करोड़ से ज़्यादा का है, 25 करोड़ तक है, स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, तो इकोनॉमिक्स विंग्स देखेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ का है तो वो कौन देखेगा? वो देखेगा आपका डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई, है ना। और अगर 50 करोड़ से ऊपर का है तो प्रद्युम्न साहब आ जाएंगे, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई आ जाएंगे। तो ये फ्रॉड इज, यहाँ पर सवाल सीधा पूछा गया, 3 करोड़ तक के फ्रॉड हुआ है, रिपोर्टिंग हुआ है, तो इसकी रिपोर्टिंग लोकल पुलिस में की जाएगी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी सवाल पॉपुलर सीरीज का सवाल। व्हाट इज द इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? ये चेक से जुड़ा हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि इंडोर्समेंट्स का मतलब क्या है। तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? अगर कोई चेक का पेई मतलब जिसको ड्रॉयर ने बोला कि बैंक, इसमें चेक में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्रॉयर, एक होता है बैंक, दूसरा होता है पेई। ड्रॉयर मतलब जिसके खाते से पैसा निकलेगा, वो आदेश देता है बैंक को, है ना, बैंक को देता है कि ये पैसा जो है मेरे खाते से निकालकर पेई को दे देना। तो जो यहाँ पर पेई होता है
वो पेई अगर उसको इंडोर्स कर दे कि ये पैसा जो है किसी और को दे दीजिए और चेक के पीछे साइन कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट, है ना? अच्छी बात, सिंपल सरल बात। तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? चेक में जो पेई है वो चेक के पीछे इस मंशा से साइन कर देता है कि इस पैसे को जो है किसी और को दे दिया जाए, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो ये देखिए चेक के पीछे का हिस्सा दिए हैं, पेबल टू लिख देगा इंडोर्सी का नाम और कुछ कंडीशन लिखा होगा तो कंडीशन की पैन कार्ड लेके ही देना, है ना? कंडीशन लिख दिया, पैन कार्ड लेके ही देना। तो मजुमदार जी तो बोले लाओ भैया पैन कार्ड दो, हैं पीछे लिखा है भाई, पैन कार्ड नहीं दोगे तो हम देंगे नहीं। या फिर यहाँ पर लिखा है इंडोर्सर नेम, मतलब जो पेई है वो साइन कर देगा, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? साइनिंग ऑफ द बैक साइड ऑफ ए चेक विद इंटेंशन टू द पेमेंट टू अदर वन इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। अगर पेई जो है उस चेक के पीछे दस्तखत कर देता है इस उद्देश्य से कि उस चेक की राशि का भुगतान जो है विनायक पॉल जी को कर दिया जाए, तो ये होता है इंडोर्समेंट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये पूछा गया है व्हाट पी स्टैंड्स इन यूएपीए। यूएपीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब ये पूरा तो है, ये एकदम खतरनाक सा वर्ड है यूएपीए। यूएपीए का फुल फॉर्म पूछा गया है और यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में ये लॉ बना था, जिसमें टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्टिविटी या देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां, देश को तोड़ने वाली गतिविधियों को, आतंकवादी जो गतिविधियों से संलिप्त जो एक्टिविटी होता है, उनके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, जिसको यूएपीए कहते हैं। तो इसमें पी का मतलब होगा प्रिवेंशन। क्या होगा? प्रिवेंशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना? व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज ऑफ डिपॉजिट अंडर डीआईसीजीसी इंश्योरेंस कवरेज स्कीम। कोई भी पब्लिक बैंक में पैसा रखती है तो एक भरोसा रहता है कि बैंक में पैसा रखेंगे, अगर बैंक डूब भी गया है तो हमारा इतना पैसा सिक्योर्ड होता है। वो मैक्सिमम राशि कितना है? ये हमारे शैलेंद्र कुमार जी ने लिख दिया, 5 lakhs per depositor per bank, 5 lakhs per depositor per bank. So the maximum coverage of deposits should be insured under DICGC Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation schemes is rupees 5 lakhs per depositor per bank. तो हमारे जो मनोजीत मजुमदार जी हैं एकदम बोले सर अब तो सारे बैंक में रखना 1-1 लाख रुपए, जितना बैंक है ना, कोटक महिंद्रा 1 लाख, पेटीएम बैंक 1 लाख, HDFC 1 लाख, स्टेट बैंक 1 लाख, सब बैंक में 5-5 लाख रुपए लग दो, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ हो भी गया तो 5 लाख रुपए तो पर डिपॉजिटर पर बैंक मिलेगा ही मिलेगा, है ना? और हमारे एक साथी ने लिख दिया 12 पैसा पर सैकड़ा इसका प्रीमियम है, सेमी एनुअली पे किया जाएगा, पूरा प्रीमियम बैंक पे करता है। और अगर कैसे क्लेम अगर आया तो क्लेम आने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है जो है ऐसे डूब जाता है, तो जब बैंक डूब जाता है तो उनके इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना, उन वो जो है जन जागृति फैलाकर उनको क्लेम मंगवाते हैं पब्लिक से कि ये बैंक डूब गया है, अगर आपका इसमें खाता है तो आप जो है क्लेम करिए। और जो क्लेम करिए क्योंकि उनका जो जब जमा पैसा है वो सुरक्षित है, कवरेज के अंदर, डीआईसीजीसी कवरेज की स्कीम के अंदर 5 लाख तक सुरक्षित है। तो आप उनका क्लेम दीजिए और जब ऐसे क्लेम मिलते हैं तो उनको 60 डेज के अंदर जो है वो सेटल करना होता है, उनको क्लेम को डिस्पोजल करना होता है, उनका टाइम होता है 60 डेज। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल तो 5 लाख वाला आपने देख ही लिया। डीआईसीजीसी में पर डिपॉजिटर पर बैंक मैक्सिमम कवरेज विल बी 5 lakhs। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन अमाउंट अवेलेबल अंडर अटल पेंशन योजना। और ये सवाल भले ही आपको लग रहा होगा सर इसके लिए क्या पढ़ना है, लेकिन क्या करें भैया जी, यही सवाल तो आए तो काहे के लिए पढ़ते हो, फिर ऐसी रात को आ जाया करो स्क्रीन पर, सब जान ही लोगे, है ना? तो सवाल देखिए पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन अमाउंट अवेलेबल अंडर अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना एक जो ऐसे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना किया गया जो
कि गैर संगठनात्मक जगह में है, कामगार लोग हैं, अगर उनको फ्यूचर के लिए कोई पेंशन की योजना है तो उसके लिए भारत सरकार ने एक ऐसी पेंशन योजना जो है शुरू करी जिसको अटल पेंशन योजना कहते हैं, जिसके तहत उनको जो है कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की जो है पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है। इसमें उनके अंशदान के आधार पर जितना जो जमा किए हैं उसके आधार पर वो पेंशन जो है मिलता है। तो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम पेंशन कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम पेंशन विल बी ₹5000। कितना मिलेगा? 5000। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के एंट्री एज में इसको जो है ऑप्ट किया जा सकता है, इस योजना में भाग लिया जा सकता है और 60 साल के बाद इनको पेंशन मिलेगा। अटल पेंशन योजना अटल है, मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये गारंटीड स्कीम है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का सवाल है। बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट, है ना। रात दिन हम लोग बैंकिंग करते हैं, है ना। ये जो बैंक दिख रहा है ना, ये है अभिषेक गौतम जी का शाखा है। क्या बढ़िया ब्रांच है यार, एकदम नोट खुले में बताइए। हैं MGB मध्यांचल ग्रामीण बैंक, बढ़िया। आइए साहब, आप ही का बैंक है। सोना रख दीजिए, पैसा रख दीजिए, जब जरूरत हो ले जाइए, है ना। है ना अभिषेक, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा बैंक होना चाहिए एकदम बढ़िया, कि पब्लिक के लिए एकदम खुला हुआ, है ना। आ जाओ भैया, अपना नोट यहाँ रख दो, जब जरूरत पड़े यहाँ से ले जाइए। तो बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग का मतलब ये होता है, ये देखिए, मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? यस सर, आ रही है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। आप नजर नहीं आ रही सर। बस सर, आपकी फोटो नहीं आ रही है सर। हाँ, तो हम नहीं दिख पाएंगे, पूरे रोशनी चला गया है। और ए अंधेरे, देख तेरा मुंह काला कर दिया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला कर दिया। तो अब ये मान के चलिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके वाह साथ। वाह वाह वाह। तो उसी हिसाब से पढ़िए, क्योंकि अभी पूरा अंधेरा हो गया। मैंने कहा था कि तेज बारिश हो रही है, बादल भी कड़क रहे हैं, तो लाइट जा सकती है। तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आपके साथ है। और बैंकिंग का मतलब होता है पब्लिक से डिपॉजिट ग्रहण करना और उसको ज़रूरत के समय उसके मांग पर उसको प्रदाय करना, साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों को लोन प्रदान करना। ये बैंकिंग की परिभाषा है। और बैंकिंग की परिभाषा दी गई है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि बैंकिंग को जो डिफाइन किया गया है वो अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये पता नहीं बार बार पूछता है ना। वो इसलिए पूछता होगा कि जो बैंकर्स रात दिन बैंकिंग करते हैं उनको कम से कम एक कंठस्थ याद हो जाए कि भैया अंडर सेक्शन किस धारा के तहत जो है हम लोग बैंकिंग करते हैं। और बैंकिंग का मतलब है लोगों से, पब्लिक से जमा स्वीकार करना और ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में वो पैसा देना। मतलब जहाँ पर सरप्लस फंड है उनसे वो फंड अपने पास बैंक में लाना, और जहाँ पर डेफिशिएट फंड है, जहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पर वो फंड जो है वापस देना। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ये देखिए, सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज ₹5 लाख। लोन देते हैं कोई किसी फर्म को, उसका सैंक्शन लिमिट है 5 लाख और वो सीसी लिमिट दिए हुए हैं आपने। स्टॉक 6 लाख है, 6 लाख स्टॉक है एंड मार्जिन इज 25%। देन कैलकुलेट द ड्राइंग पावर। कैलकुलेट द ड्राइंग पावर क्या बोला गया है? एक सीसी लिमिट है जिसका सैंक्शन लिमिट है 5 लाख, 5 लाख सैंक्शन लिमिट है, स्टॉक 6 लाख का है, लेकिन मार्जिन जो है 25% है और ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है। देखो हमारे साथी सवाल ही नहीं पढ़े हैं, जवाब लिख दिया हमारे। बहादुर शंकर महाराज की जय। वाह, ये हुई ना बात, क्या सवाल सही, इतनी बार आया है, फटाक से डीपी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ड्राइंग पावर क्या होता है? स्टॉक माइनस मार्जिन। स्टॉक माइनस मार्जिन इज इक्वल टू ड्राइंग पावर। तो स्टॉक कितना है? 6 लाख
और मार्जिन कितना है 25%। तो मार्जिन कहाँ से होता है? स्टॉक पे। तो स्टॉक का 25% कितना होगा? 1.5 लाख। तो स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन है 1.5 लाख, तो 6 लैक्स में 1.5 लैक्स माइनस करेंगे तो 4.5 लैक्स ड्राइंग पावर होगा। 4.50 जो है ड्राइंग पावर होगा। ड्राइंग पावर वो सीमा होती है कि जिससे ज्यादा वो हितग्राही उधार ग्रहीता आहरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको मार्जिन मेंटेन करना होता है। हमने सैंक्शन करते समय टर्म्स एंड कंडीशन उनको समझा दिया था कि भाई आपको इतना स्टॉक मेंटेन करना ही होगा, 25% मार्जिन। आपके पास अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो उसमें 25% का स्टॉक आपका होगा, बाकी जो है लोन मिल सकता है। भले ही इसका सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, भले ही उसका सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, लेकिन आपको जो है इसका आहरण करने की जो क्षमता होगी वो होगी 4.50 लैक्स। बिजली की आवाज आ रही है? कड़क बिजली कड़कने की आवाज आ रही है बहुत जो तेज गति से, है ना? तो सैंक्शन लिमिट 5 लाख। अगर यही सवाल जो है थोड़ा सा बता दें, इसमें अगर स्टॉक 8 लैक्स हो जाते हैं तो जरा टाइप करके बताइए, है ना? स्टॉक अगर 8 लैक्स होंगे तो ड्राइंग पावर क्या होगा? सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 8 लाख है, मार्जिन 25 लैक्स है। तो जरा टाइप करके बता दीजिए कि कितना है। आजा आजा। ओ नहीं डरो नहीं डरो, देखिए पढ़ रहे हैं, ये देखिए हैं, कैंडी डर के आ गया है। ओहो है, एकदम डर के आ गया ना कैंडी। वो देख पढ़ रहा, पढ़ो है। यही है भैया, वोडाफोन वाला पढ़ता है ये। चलो उतरो नीचे उतरो। हाँ, तो यहाँ पर लिखे हैं हमारे शशि जी 5 लाख। अगर स्टॉक अगर 8 लाख होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले स्टॉक 8 लैक्स है तो मार्जिन 25%, तो मार्जिन कितना होगा 2 लैक्स। तो 8 लैक्स माइनस 2 लैक्स इज इक्वल टू 6 लैक्स उसका ड्राइंग पावर होगा। तो ड्राइंग पावर 6 लैक्स होगा, लेकिन सैंक्शन लिमिट 5 लाख दिए हैं, तो ड्राइंग पावर कैन नॉट ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। ड्राइंग पावर आहरण क्षमता है, आहरण सीमा है। तो आहरण सीमा 6 लाख कैसे हो सकता है जबकि हम 5 लाख की लिमिट ही दिए हैं? इसलिए 5 लाख इसका ड्राइंग पावर होगा। लेकिन इस सवाल में जहां पर 6 लाख मार्जिन है, 6 लाख स्टॉक है, वहां पर 4.50 लैक्स होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इफ ए पर्सन वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव and he also want that till he will live himself only can operate the account, after his death the amount will be paid to the survivor, then the such type of mandate is called which mandate? फॉर्मर सर्वाइवर। तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहाँ पर पूछा गया है, एक ग्राहक आपकी शाखा में दौड़े दौड़े आते हैं, ऐसे 2 जने आते हैं, बोलते हैं कि हमको एक खाता खोलना है, ऐसा खाता मेरे रिलेटिव के साथ खोलना है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही इस खाते को ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरे रिश्तेदार को ये ऑपरेट करने दीजिएगा। तो ऐसे खाते को बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। टिल फॉर्मर विल लाइव देन फॉर्मर विल ऑपरेट द अकाउंट, आफ्टर डेथ ऑफ फॉर्मर द अमाउंट विल बी पेड टू द सर्वाइवर एंड अकाउंट इज क्लोज, है ना? तो ऐसे अकाउंट को फॉर्मर एंड सर्वाइवर कहते हैं। तो ये जॉइंट अकाउंट से जुड़ा हुआ सवाल, जहां पर फॉर्मर एंड सर्वाइवर। और एक अकाउंट ऐसा होता है कि जहां पर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं लेकिन कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है, उसको आइदर एंड सर्वाइवर कहते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में पिछले 21-22 को देख लें, 22-23 को देख लें, और मैं तो बोलता हूँ 20-21 को भी देख लें, तो ये फॉर्मर एंड सर्वाइवर का सवाल बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल रहा। आइदर एंड सर्वाइवर का सवाल बिल्कुल नहीं आया, फॉर्मर एंड सर्वाइवर का सवाल हर बार आया। तो ये आज के सेशंस में हम लोग 15 सवाल लिए हैं।
और आपको इन पंक्तियों से हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे दुनिया वैसी ही लगेगी। देखो ना, हमको शंकर जी कितने प्यारे लगते हैं, है ना? तो वो प्यारे नहीं भी हैं तो हम बना देंगे उनको, है ना? तो आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे दुनिया आपको वैसे ही लगेगी। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप इस नज़र से एग्जाम को देखोगे कि ये तो मैं कर लूंगा, तो आप कर लोगे। और अगर आप कहीं इस नज़र से उस एग्जाम को देखें कि ये मुझसे ना हो सके, ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपके बस की बात नहीं है। तो आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे आपको दुनिया वैसे ही नजर आएगी। आप खुद देखिए, खुद में इतनी ताकत है, आप कुछ भी कर रहे हो ना उस पर भरोसा करिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बना है, ये ऑफिसर पोस्ट मेरे लिए बना है, ये मैनेजर पोस्ट मेरे लिए बना है, तो फिर आप देखना वो आपके लिए बना है। और नहीं तो फिर शंकर जी हैं ही है ना, है ना? वो तो उन्होंने वादा किया है, सर हम पास हो गए तो भी पार्टी देंगे, पास नहीं हुए तो भी पार्टी देंगे, मतलब पार्टी तो तय है। ठीक है, तो हम इस जिस नज़र से दुनिया को देखेंगे वो दुनिया आपको वैसी नज़र आएगी। तो आज बहुत तेज़ बारिश अभी हो रही है और ये जो है बरसात का समय है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। तो आप सभी को आज के सेशंस में कुछ आइडिया मिला होगा किस तरीके से तैयारी करना है। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। ये देखो हमारा कैंडी आ गया, बोले अब बंद करिए करके, है ना? तो आपसे विदा लेते हैं। शानदार बारिश का आनंद आप भी लीजिए और हम भी बारिश का आनंद लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे नए ऊर्जा उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट सर।